गाइस, तो चलो शुरू करते हैं हम बोर्न टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में जो हमने देखा था, अब उससे आगे बीइंग बड़े से शीशे के सामने बैठा हुआ था और वो श्वान की ओर देख रहा था, जो शीशे में से बीइंग को ही देख रहा था। बीइंग ने हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक को लगाया और स्वयं की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम टूटे दिल वाले बतख की तरह क्यों दिख रहे हो? शैंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम इतना किसके लिए सज रहे हो बीइंग? मुझे खुद को सुंदर बनाने के लिए किसी की क्या आवश्यकता है? बीइंग ने उसे जवाब दिया। शैंग उसे उदास चेहरे के साथ देख रहा था। क्या यह वांगजी को अपनी खूबसूरती का जादू नहीं चला सकता? कम से कम उसे रात में अपने कक्ष में सोने के लिए तो बुला ही सकता है। शैंग ने उससे पूछा, क्या तुम किंग को अपने साथ सोने नहीं दे सकते? बीइंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, उसने बहुत सारी औरतों के साथ संभोग किया है, उसे कोई बीमारी हो सकती है। सच में? और कौन सी डिसीज हो सकती है किंग को? बीइंग अपने आप में बताया, काश कि मैं आपको बता सकता कि कैसी बीमारी होती है। शैंग ने बीइंग की ओर देखते हुए कहा, कोई नहीं, मैं किंग को बुलाने जा रहा हूँ आज रात के लिए। बीइंग जैसे चिल्लाया, बिल्कुल नहीं। शैंग ने उसकी ओर देखा और कहा कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रिप करो, और गुस्से से उसकी ओर देखता और वहाँ से चला गया। बीइंग अपने आप में बुदबुदाता है, इसका बिहेवियर देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हम जो नोवेल पढ़ते हैं उसमें एक माँ जो अपनी बेटी को एक किंग के पास भेजना चाहती है सिर्फ पावर के लिए। बीइंग खड़ा हुआ और बाहर जाने के लिए उसने अपना दरवाज़ा खोला। उसी समय उसने प्रथम राजकुमार को मुख्य द्वार से आते हुए देखा। बीइंग अपने मन में बुदबुदाया, अब ये यहाँ क्या कर रहा है? बीइंग उसकी ओर गया और उसे वो किया, योर हाइनेस। हाइकॉन ने ठंडे स्वर में कहा, हाइकॉन ठंडे स्वर में बीइंग को उत्तर दिया और बीइंग ने उसकी ओर देखा, लेकिन हाइकॉन इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें किसी विशेष व्यक्ति को खोज रही थी। बीइंग ने हाइकॉन को कोल्ड टोन में ये जवाब दिया, आप यहाँ क्यों आए हैं प्रिंस? हाइकॉन ने बीइंग की ओर देखा, अपने क्या टोन है? उसने ठंडी निगाहों से बीइंग की ओर देखते हुए कहा, आपकी दासी नहीं दिख रही उपपत्नी बीइंग। बीइंग अपने मन में सोचा, ये छोटा क्या बकवास कर रहा है? उसने भी कोल्ड टोन में कहा, वह नहाने गई है। हाइकॉन ने कहा। बीइंग जो अपने मन में कह रहा था, जस्ट गो अवे ब्रैट, और वही हाइकॉन अपने मन में कह रहे थे, बस मुझे अंदर बुलाओ मेरे स्टफ मामा। बीइंग और हाइकॉन जो दोनों एक ही कक्ष में बैठे हुए थे। बीइंग ने हाइकॉन की ओर देखते हुए पूछा, आप वापस कब जा रहे हो? और बीइंग के इस सवाल ने वास्तव में हाइकॉन को चौंका दिया। क्या वह राजकुमार को दूर जाने के लिए कह रहा, वो भी उसके चेहरे पर? यह वास्तव में निडर है या फिर लापरवाह? हाइकॉन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप मुझे यूं ही जाने के लिए नहीं कह सकते। बीइंग ने कहा, ओह, मैं कह सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। फक ऑफ। हाइकॉन निश्चित रूप से बीइंग के इस व्यवहार से हैरान था। पहले उसने उसके चेहरे पर दूर जाने को कहा, दूसरा उसने उसके सामने राजा को श्राप दिया। यह दंडनीय है। हाइकॉन ने कहा, तुम मेरे सामने गाली कैसे दे सकते हो? बीइंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे सचमुच में नहीं पता था कि प्रिंस इतने अनपढ़ हैं। क्या आप नहीं जानते कि लोग मुंह से बात करते हैं? ओह बेचारे तुम। हाइकॉन बाकी में अवाक रह गया। अब उसे क्या कहना चाहिए? और यह और बाकी में बहुत बेशर्म है। उसके पिता इसे अपनी पत्नी कैसे बना सकते हैं? हाइकॉन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उद्घोषक ने वांगजी के आने की घोषणा कर दी। बीइंग अंदर ही अंदर रो रहा था और सामने के दरवाजे से देख रहा था। वांगजी को उसके पीछे जियांगचिंग और शुयांग और साथ में 2 अन्य गार्ड दिखाई दिए। बीइंग और हाइकॉन सहित मैदान में मौजूद सभी नौकर उसके सामने झुक रहे थे। वांगजी ने हाइकॉन की ओर देखा और अपनी भौं उठाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाइकॉन, ओह शिट।
पिताजी मुझे मार ही डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने अपनी फिर से क्लास छोड़ दी। सब तुम्हारी वजह से। उपपत्नी विंग उसने विंग को घूरते हुए कहा अपने मन में। विंग जो मुस्कुराया और उसने कहा, ओह किंग, आपका बड़ा बेटा बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। वह यहाँ मेरी नौकरानी से मिलने आया था जो उससे 2 साल बड़ी है। और जो अपने मन में कह रहा था, आई विल किल यू कॉम्बोमेंटियम। और विंग जो मुस्कुराते अपने मन में सोच रहा था, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो लिटिल सेट। वांग जी ने कोल्डली हैक्वान से कहा, क्या ये सच है हैक्वान? I'm doomed। विंग जो मुस्कुराते कह रहा था, नाउ टेक इट लिटिल सेट। वांग जी जो हैक्वान का नाम लेकर उसे ग्लेयर कर रहा था। विंग ने वांग जी को देखा जो गुस्से में दिख रहा था, फिर हैक्वान को जो उदास और दयनीय दिख रहा था। कुल मिलाकर विंग को इस पिता और पुत्र से कोई परवाह नहीं, लेकिन वह अभी भी उनके द्वारा डांटा जाना पसंद नहीं करता। विंग ने किंग की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है हमें अंदर चलना चाहिए किंग, और प्रिंस आपको भी। हाँ जी हैक्वान को घूरते हुए अंदर चला गया। हैक्वान ने विंग की ओर देखा तो विंग ने हैक्वान के पास जाकर कहा, तुम मेरे एहसानमंद हो। हैक्वान ने अपने मन में सोचा, ये उतना भी बुरा नहीं है मुझे लगता है। विंग ने प्रिंस की ओर देखा और कहा, अब अंदर चले प्रिंस। हैक्वान भी अंदर गया और विंग उसके पीछे और सभी नौकर थे। हैक्वान अपने पिता के सामने जाकर बैठ गया जो उसके प्रति अच्छे भाव रख रहे थे। वांग जी और हैक्वान जो एक दूसरे को देख रहे थे और अपने मन में ही सोच रहे थे। वांग जी जो अपने मन में सोच रहा था, यह यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ विंग के साथ कुछ समय बिताने आया था और ये बदमाश मेरे साथ आ गया। मैं हैक्वान, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं अपनी ब्यूटी को नहीं देख लेता। आप पहले ही बहुत आनंद ले चुके हैं बूढ़े आदमी। और वांग जी पर मुस्कुराया। वांग जी जो उसे देख रहा था अपने मन में सोचता है, इस बदमाश की इतनी तो साहस मुझ पर हंस रहा है। चेंग जो उन दोनों को देख रहा था और अपने मन में सोचता है, ये दोनों कुत्ते बिल्ली के जैसे क्यों लग रहे हैं। वांग जी खड़ा हुआ, विंगी वांग जी के लिए खड़ा हुआ। तभी वांग जी ने उसे कहा, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। वांग जी ने कहा, श्योर मिसेस जी, आप मेरे कक्ष में चलिए। वांग जी आगे जाते हुए बोला, किसी को भी हमारे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। और वह कक्ष में चला गया। विंग भी वांग जी के पीछे कक्ष में चला गया। हैक्वान ने चैन की सांस ली और वह अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। और यह आरामदायक स्थिति थोड़ी अजीब थी। उसने अपना एक पैर कुर्सी के एक हाथ पर रखा और दूसरा पैर फैलाया। यह एक अनुशासनहीन बिगड़ैल लड़के की तरह लग रहा था, जो यह बिल्कुल नहीं था। यांग चिंग उसे निर्णायक नज़र से देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्या कोई ऐसे बैठता है? उसी समय एंग्शी ने कक्ष में प्रवेश किया और वह हैक्वान को ऐसे देखकर चौंक गई और अपने मन में सोच रही, ये सच में प्रिंस है? हैक्वान ने एंग्शी को देखते ही जल्दी से एलिगेंट तरीके से बैठ गया। अपने मन में सोचता है, इसने मेरे बारे में बुरी धारणा बना ली होगी। वहीं यांग चिंग जो हैक्वान के रिएक्शंस को देख रहा था अपने मन में सोचता है, क्या प्रथम राजकुमार को उपपत्नी विंग की ये दासी पसंद है? विंग के कक्ष में विंग ने जैसे ही वांग जी के साथ कमरे में प्रवेश किया, वांग जी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग ने पीछे देखा तो पाया वांग जी उसे गौर से देख रहा था। विंग ने मुस्कुराकर कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं महाराज? वांग जी उसकी ओर चलते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ उपपत्नी विंग। विंग ने कन्फ्यूजन में अपना सिर हिलाया। वांग जी ने विंग के कोमल हाथ को धीरे से पकड़ लिया और उसे एक कंगन पहना दिया। यह बहुत सुंदर था। कंगन महंगे पत्थर के विभिन्न रंगों से भरा था। वह परी के हाथ में एक सितारे की तरह चमक रहा था। विंग उस कड़ी को और देख रहा था और अपने मन में सोचा, मैंने इसे कहीं तो देखा है। वांग जी विंग की हथेली को चूमते हुए पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद आया विंग? विंग ने चौंक कर वांग जी की ओर देखा, जो पहले से ही गहरी आंखों से उसे देख रहा था। तभी विंग को याद आया कि उसने इस कंगन के बारे में किताब में पढ़ा था। यह बहुत महंगा है। यह उपहार जो वांग जी ने 7 देशों से पत्थर एकत्रित करके अपनी कॉन्सर्ट म्याम्या के लिए बनवाया था, लेकिन यह अब नहीं है।
उसने 2 साल बाद इसे मैम के लिए बनवाया था और इसका स्पष्ट रूप से पुस्तक पर उल्लेख किया गया था। विंग ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्या आपने इसे मेरे लिए बनवाया है? वांग जी ने कहा, हाँ। उसने विंग को कमर से अपनी ओर खींचता और कहा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? विंग ने वांग जी के कंधे पर अपने हाथ रखे और उसके जाव पर एक किस करते हुए कहा, मुझे पसंद आया किंग। वांग जी, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। विंग को यह तोहफा सच में बहुत पसंद आया। यह वाकई बहुत खूबसूरत था। सूरज की रोशनी में बहुत चमकता और चांदनी में भी हरा भरा चमकता। यह एक अनमोल उपहार है। और विंग ने वांग जी को कीमती उपहार देने के लिए धन्यवाद दिया। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ते कहा, विंग जो अपने मन में खुश हो रहा था और कहा, अरे मैं तो बहुत खास महसूस कर रहा हूँ। रुको, क्या मैं सच में बहुत खास हूँ? ऐसा सोचते ही विंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा था, उसने अपने मन में कहा, ये सो क्यूट। विंग और वांग जी ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया और वहां उपस्थित सभी नौकरानियों और पहरेदारों ने हाइक्वान से उसके सामने झुक गए। वांग जी ने अपनी जगह ली और वह बैठ गया। विंग ने वांग जी और हाइक्वान दोनों को दोपहर का भोजन परोसना शुरू कर दिया। विंग हाइक्वान की प्लेट पर गाजर से सब्जी के करीब परोसने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विंग ने वांग जी और हाइक्वान को भ्रमित भरी नजरों से देखा। वांग जी ने हाइक्वान की ओर देखते हुए कहा, हाइक्वान को गाजर से एलर्जी है। हाइक्वान ने विंग की ओर देखते हुए कहा, मैं इसके बारे में भूल गया था। अगर मैं इसे खाऊंगा तो मैं मृत्युशैया पर हो जाऊंगा। विंग हाइक्वान की ओर देखते हुए बोला, मुझे कैसे पता चलेगा कि खरगोश के बच्चे को गाजर से एलर्जी है? विंग ने अपने मन में सोचा और हाइक्वान को एक जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट दी। हाइक्वान ने भी मुस्कुराने का नाटक किया। नौकरानी सामने आई और माफ़ी मांगी और मेज से उस पकवान को उठाकर ले गई। हाइक्वान ने वांग जी की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगा कि आप नहीं जानते। वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, क्या यह कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं जानना चाहिए? हाइक्वान नीचे देखते हुए बताया, वो आप मेरी कभी परवाह नहीं करते, इसलिए। वांग जी ने उसे सुना पर उसने अनदेखा किया जैसे उसने सुना ही नहीं। वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, खाओ। एंग जी जो विंग के बगल में खड़ी थी, उसकी आंखें हाइक्वान पर थी। उसने अपने लिए मुस्कुरा कर कहा, खाते हुए समय ये प्यारे लग रहे हैं। हाइक्वान जो सच में खरगोश की तरह ही खा रहे थे। वांग जी ने देखा विंग सिर्फ उसकी और हाइक्वान की तरफ देख रहा था। विंग ने कुछ भी नहीं लिया अपनी प्लेट पर, उसकी प्लेट खाली थी। वांग जी ने कोल्ड टोन में विंग से पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? विंग ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं है। उसने चमकीली आंखों के साथ वांग जी की ओर देखते हुए पूछा, खाना कैसा है? वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, ये ठीक है। तभी हाइक्वान ने पिग की तरह खाते हुए कहा, ये इतना अच्छा भी नहीं है। विंग उसके ओर देखकर बोला, इसीलिए तुम पिग की तरह खाए जा रहे हो? विंग ने अपने आप को प्रेस किया, डैम माय माउथ। श्वान जो अपने आप में ही बोलता है, मुझे अब कोई आश्चर्य नहीं हो रहा इस पर। इंगजी ने अपने सर पर थप्पड़ मारा। वहीं जियांग जी अपनी हंसी को दबा रहा था। अपने मन में सोचा, इसने राजकुमार को पिग बोला राजकुमार को। हाइक्वान विंग को घूरते हुए कहा, आई एम सॉरी। वहीं वांग जी ने कोल्ड टोन में विंग की ओर देखते हुए कहा, विंग मैं उन नियमों को फिर से अपनी सजा के रूप में नहीं दोहराना चाहता। मैंने अभी भी अपना लंबित काम पूर्ण नहीं किया है। अपने मन में ही सोचा। उसने घबराई मुस्कान के साथ पहले राजकुमार की देखा और कहा, पहले राजकुमार, इसे ऐसा समझिए कि जैसे आपकी माँ ने आपकी प्रशंसा की हो। हाइक्वान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, एक माँ जिसने मुझे 3 वर्ष की उम्र में जन्म दिया। उन्होंने मासूम मुस्कान के साथ कहा, आखिर मैं आपके पिता की पत्नी हूँ।
हैकवान ने वांगजी की ओर देखा और एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हाँ आखिर में बेशर्म है। वांगजी ने हैकवान की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपने कुत्ते बिल्ली के झगड़ों में क्यों घसीट रहे हो? हैकवान शौक होकर वांगजी की ओर देख रहा था। ये नाराज नहीं है? शुआंग जो पहले से ही भूत बना हुआ था। एंगजी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। तभी वांगजी से बचने के लिए हैकवान ने फिर से गुस्से में कहा, सबसे सुंदर राजकुमार को स्वर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, जो हंसने लगा और उसने कहा, सुंदर, आप सूजे हुए आलू की तरह दुखते हो। हैकवान उसने मेज पर अपना हाथ जोर से मारते हुए कहा, What the hell? वांगजी जिसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। तभी पहले राजकुमार ने कहा, तुम ही हो जो रात में चुड़ैल की तरह रहते हो। ने उसकी बात सुनी हो, क्या मैं चुड़ैल? अगर मैं चुड़ैल हूँ तो तुम रात की उल्लू। हैकवान कुछ बोलने वाला था, तभी वांगजी ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, चुप रहो। मी चुप भी हो गया और हैकवान भी चुप हो गया। हैकवान जो विंग को ही घूर रहा था, विंग ने अपनी आइज रोल कर ली। जी उन दोनों को ही घूर रहा था जो अभी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, जबकि वे दोनों अभी भी एक दूसरे को घूरने और मन ही मन एक दूसरे को कोसने में व्यस्त थे। भोजन कक्ष में सन्नाटा था, केवल चॉपस्टिक और बर्तनों के हिलने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। वांगजी चुपचाप दोपहर का भोजन कर रहा था और उन दो उपपत्तियों को नहीं देख पा रहा था जो अभी भी एक दूसरे को घूरने में परेशान थे। बीन ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और उसे एक डिश पर रखा, तो हैकवान ने भी अपनी चॉपस्टिक उठाई और उसे डिश पर डाल दी। एंगजी जो सब देख रही थी उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या मैं आपके लिए एक और प्लेट लेकर आऊं कि प्रिंस? हैकवान जिसकी आंखें चमकी उसने कहा, जरूर। तभी विंग ने उसकी ओर अपनी प्लेट को धकेल दी और कहा, नहीं आप इसे ले लें। हैकवान ने भी कहा, नहीं सब ठीक है। वांगजी ने हैकवान की ओर घूरा तो हैकवान सहम गया और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं यही ले लेता। उसने विंग के हाथ से पकवान को ले लिया और अपना रोतू सा चेहरा बनाया, तो विंग ने उसकी ओर विंग किया। दोपहर का खाना खाने के बाद हैकवान और वांगजी थोड़ी देर आराम करते हैं और कुछ मिठाई खाते हैं और उसके बाद दोनों अपने मंडप के लिए बाहर चले आते हैं। उनके पीछे विंग, शुआंग और एंगजी भी होते हैं। वांगजी ने विंग के माथे को चूमा और कहा, अपना ख्याल रखना। विंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वहीं हैकवान सिर्फ एंगजी को ही मुस्कुरा कर देख रहा था। एंगजी भी थोड़ा झुकी और मुस्कुराई। वही शुआंग अभी भी अपने मन में सोच रहा था, किंग और विंग के भी सब ठीक है, लेकिन ये राजकुमार को कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसने एंगजी के देखते हुए सोचा, उससे पहले चीजें मेरे हाथ से निकल जाए, मुझे इसे रोकना होगा। और इधर डेजी पवेलियन में मिंग्याओ अपने सामने रखी औषधि को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने औषधि को अपने हाथ में लिया और उसे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, आज रात आप मेरे होंगे महामहिम। वहीं मून पवेलियन में ए जिन म्याम्या के सामने घुटनों पर बैठा था। इस जिन की आंखों में आंसू थे, जबकि उसके हाथ पर कोड़ों के निशान। ए जिन रोने से बचने के लिए अपने ओठों को काट रहा था। वहीं म्याम्या उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अब शब्दों का प्रयोग मत करो? ए जिन ने सिर हिलाकर उसमें अपनी सहमति दी, तो म्याम्या ने उसके कंधे पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, तो फिर क्यों? ए जिन सिर्फ रोए जा रहा था। वह फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और उसी समय दरवाज़ा खुला और हैकवान वहाँ पर आया। उसने एजिन को इस तरह रोते हुए देखा तो वह शॉक हो गया। एजिन की ओर दौड़ते हुए एजिन का नाम चिल्लाया। एजिन ने जब हैकवान को देखा तो उसे गले लगा लिया और रोना शुरू कर दिया। हैकवान उसकी पीठ थपथपाते हुए म्याम्या की ओर ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुमने ये क्यों किया है मॉम? म्याम्या ने उसकी ओर घूर कर देखा और कोल्ड आवाज में बोली, मेरी तरह ऐसे मत देखो, मैं इसे
दोस्त रहित रूप से पालने के लिए जिम्मेदार हूँ और मुझे महामहिम को खुश करना है। हाय कौन से अभी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने चिल्लाकर कहा। महामहिम, महामहिम और केवल महामहिम, हम आपके बच्चे हैं। आप हमें उस आदमी से ज़्यादा मत क्यों नहीं दे सकती जो आपका पति भी नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने जब हेकॉन की ऐसी बातें सुनी तो उसे एक थप्पड़ लगा दिया। हेकॉन ने येजिन को उठाया और मैमा की ओर देखते हुए कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं माँ। ऐसा कहते हुए वह कक्ष से बाहर चला गया। मैमा अपने नाक पीटते हुए मन में बोलती, वह मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं करता। उसने पास ही पड़ी मेज को कसकर पकड़ लिया और अपनी नौकरानी से कहा, पता लगाओ कि हाल ही में वह किससे मिल रहा है। नौकरानी झुकी और बोली, जी मैडम, और वहाँ से चली गई। शाम के 7 बजे थे और वांग जी अपने अध्ययन कक्ष में काम कर रहा था। तभी एक गार्ड अंदर आया और उसने कहा कि कॉन्सल मिंग्याओ उनसे मिलने आए हैं। वांग जी ने उससे कहा कि मिंग्याओ को अंदर आने दे और वह अपने कागजी काम को फिर से देखने लगा। मिंग्याओ ने प्रवेश किया और किंग को प्रणाम किया। महामहिम, वांग जी ने भी हाँ कहा। मिंग्याओ जो मुस्कुरा रहा था और अपने मन में सोच रहा था, आखिरकार तुम मेरे फिर से हो जाओगे महामहिम। वो प्यार भरी निगाहों से वांग जी की ओर देख रहा था। मिंग्याओ फिर से वांग जी के सामने झुका और उसके सामने ही बैठ गया। वांग जी ने उसकी ओर देखा और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। उसे वास्तव में किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसके उपपत्नी के घर जाना हुआ, भले ही एक रात के लिए ही क्यों ना हो, ये उसकी जिम्मेदारी है और वह जिसे चाहकर भी मना नहीं कर सकता। खैर, अतीत में वह वास्तव में इसे दृढ़ता से स्वीकार नहीं करना चाहता था। याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने आपके लिए चावल के केक बनाए हैं और बॉक्स को खोला। वांग जी केक का नाम सुनते उसकी आंखें चमक गई और उसने बॉक्स की ओर देखा। अपने सामने स्वादिष्ट स्नैक को देखकर वांग जी के मुंह से पानी आ गया। राइस केक उसके पसंदीदा स्नैक्स में से एक है। वह बहुत प्यार करता है। वांग जी ने स्नैक्स को काटा और उस केक को कोमलता से अपने मुंह में रखा और उसके स्वाद का अनुभव किया। वांग जी जो केक को खा रहा था और उसने याओ की ओर देखते हुए कहा, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं कॉन्सल। मिंग्याओ जो अपने मन में सोचता है, इसने मेरी प्रशंसा की या अपमान। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद किंग। वांग जी किसी बात को सोचकर उसे हंसी आ गई। याओ जो वांग जी को हंसते हुए देख रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने मन में सोचा, वांग जी को निश्चित रूप से बहुत पसंद आया। वहीं वांग जी अपने मन में सोच रहा था, विंग निश्चित रूप से मुझे धन्यवाद नहीं कहता और कहेगा, मैं जो भी करता हूँ उसमें अच्छा हूँ। वांग जी हंसते हुए अपने सर को हिलाया। वांग जी विंग के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मिंग्याओ सोच रहा था कि वांग जी इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि वह मिंग्याओ से प्रसन्न है। सच कहें तो वांग जी अपनी किसी भी उपपत्नी से नफरत नहीं करता। वह उन सभी को समान सम्मान देता है और उन लोगों को कर्तव्य वितरित करता है जो वास्तव में सक्षम है। लेकिन अन्य सभी उपपत्नियां ईर्ष्यालु हो गईं और घटिया काम करने लगीं। ईर्ष्या एक बुरी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ जो हर चीज़ को नष्ट कर देती है। मिंग्याओ जो वांग जी की ओर झुका और पूछा, क्या मैं कुछ और समय तक के लिए यहाँ रुक सकता हूँ महाराज? वांग जी उसकी ओर देखा और कोल्ड टोन में गया, क्या आपकी कमर में दर्द हो रहा है? मिंग्याओ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, नहीं महाराज। वांग जी जो उस केक को खा रहा था, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है। तुम इस तरह की मेरी तरफ और क्यों झुक रहे हो? तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों झुक रहे हो? याओ जो अवाक रह गया, वो फिर से एलिगेंट तरीके से बैठते हुए बोला, ये कुछ भी नहीं है। वांग जी अपने ओठों पर लगी कीम को चटते हुए ही बोला, जब तक मैं इसे खत्म नहीं कर लेता तुम यहाँ पर रुक सकते हो। वांग जी को याहू द्वारा बनाए गए राइस बॉल्स बहुत पसंद है। ये वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं और उनका स्वाद अलग होता है। याहू ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि उसे वास्तव में कुछ मिनट और यहाँ रुकने की ज़रूरत है। उसने अपने मन में ये सोचा,
यह दवा 1 घंटे में काम करना शुरू कर देगी और किंग मेरे साथ सेक्स को नियंत्रित और बचाने में सक्षम नहीं होंगे। वहीं जैस्मीन पवेलियन में शाम हो चुकी थी और विंग युवान के साथ बैठकर उसे होमवर्क करने में मदद कर रहा था। विंग ने अपने लंबे बालों को खोल रखा था। वे उसकी कमर तक छू रहे थे। उसके बाल बहुत सुंदर थे और बहुत काले और रेशमी, और वह एक सुंदर गुलाब की तरह खुशबू पैदा कर रहे थे। युवान ने विंग की ओर देखते हुए कहा, आइन। विंग ने भी हेडबोर्ड पर झुककर कहा, युवान ने पाउट करते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो। विंग उसकी ओर देखा और कहा, महामहिम। तभी युवान ने कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? विंग इसे सुनकर शॉक हो गया। क्या? इंगशी जो पीछे खड़ी थी, उससे इस बात पर हंसी आ गई। इंगशी ने हंसते हुए कहा, इतनी छोटी सी उम्र में किसी को प्रपोज करना, यह एक प्ले बॉय बनने वाला है गगा। विंग ने युवान के गल पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा, बिल्कुल उसके पिता की तरह। इंगशी कमरे में मोमबत्तियां जला रही थी और कुछ सुगंधित मोमबत्तियां भी जलाई, और उसी समय कमरे में शुआंग अंदर आया और उसने एज युवान के सामने झुका और विंग ने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा, क्योंकि शुयांग की अभिव्यक्ति उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही थी। तभी शुयांग ने उत्साह से कहा, क्या मैं जाकर महामहिम को भोजन के लिए आमंत्रित करूं? इंगशी ने शुयांग से पूछा, क्या आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं होता है हायूं? तभी आइंग गगा निश्चित रूप से अपने दौर और निमंत्रण के साथ सहज नहीं है। शुयांग ने इंगशी से कहा, और वे निश्चित रूप से एक प्रतिकूल पत्नी के साथ भी नहीं रहना चाहेंगे। विंग ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों लड़ना बंद करो। तभी युवान ने विंग से सवाल पूछा, एक अवांछित पत्नी क्या है? विंग सोच रहा था कि उसे युवान से क्या कहना चाहिए। यह एक कठिन सवाल था और वह निश्चित रूप से एक बच्चे को इसका जवाब नहीं दे सकता, जो अभी भी इतना मासूम है और अपने परिवार की गंदी चीज़ों के बारे में नहीं जानता है। विंग ने मुस्कुराते हुए शुयांग से कहा, मुझे लगता है कि हमें महामहिम को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। गगा, जाओ और बुला लो। शुयांग मुस्कुराया और झुककर वहां चला गया। युवान विंग की ओर उत्सुकता से देखते हुए पूछा, आइंग। तभी विंग ने उसकी ओर एक मैथ के सवाल पर पॉइंट करते हुए कहा, प्रिंस, आपको इसको जोड़ना है, बिंदु को हल करना होगा। युवान ने कहा, ओह हाँ, और उसने प्रश्न हल करना शुरू कर दिया। विंग ने राहत की सांस ली और कहा, इसका ध्यान भटकाना बहुत आसान है। वहीं लान पैलेस में एक नौकर ने आकर शुयांग के उससे मिलने आया है, यह बात वांगजी को बताई। वांगजी की आंखों में चमक आ उठी, क्योंकि वह जानता था शुयांग उसे आमंत्रित करने के लिए आया है यहाँ पर। खैर, यह कहना आसान है। आखिरकार वह ही था जिसने शुयांग को संकेत दिए थे कि वह विंग को उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करने को कहे। वांगजी ने शुयांग को अंदर आने के लिए कहा। शुयांग अंदर आया और उसने वांगजी और कॉन्सर्ट याओ को वो करके प्रणाम किया। वांगजी ने कोल्ड आवाज में उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्यों हो? शुयांग ने वांगजी को बताया कि उपपत्नी विंग ने आपको जैस्मीन मंडल में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मैं। शुयांग अपनी बात कंप्लीट भी करता उससे पहले ही वांगजी ने उत्साह से कहा, हाँ ठीक है, चलो। वहीं शुयांग अवाक रह गया। याओ अपनी ड्रेस पर अपनी मुठ्ठियाँ खींच ली और अपने मन में सोच रहा था, नहीं नहीं, मेरा प्लान फेल हो जाएगा। वहीं जियांग जिंग अपने मन में सोचता है, आपको इतना स्पष्ट होने की आवश्यकता नहीं थी किंग। वांगजी बहुत खुश था। वह नहीं जानता कि वह जब भी विंग को मुस्कुराते हुए देखता है तो इतना खुश क्यों होता है। उससे धीरे से बात करना और उसे धीरे से छूना, वह विंग के साथ रहना पसंद करता है और वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। वांगजी खड़ा हो गया और तुरंत चला गया, जबकि याओ खड़ा हो गया और उसके सामने झुका। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और गुस्से में अपने दांत पीस लिए।
याओ ने बॉक्स की ओर देखते हुए सोचा, मुझे इस राइस केक को फेंकना होगा। इसकी जगह इस जगह पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इससे पहले याओ कुछ कर पाता, जैक चिंग ने उस बॉक्स को ले लिया और वांगजी के पीछे चल दिया। चिंग ने वो बॉक्स अपनी एक विश्वसनीय नौकरानी को सौंप दिया और वांगजी के पीछे चला गया। खैर, चिंग वांगजी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसे हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। याओ ने अपने मन में बोला, शिट। और इधर जैस्मिन मंडल में विंग और युवान के साथ अपने कक्ष में था। जब गार्ड ने वांगजी के आने की घोषणा की, विंग तुरंत खड़ा हो गया और झुक गया। उसने युवान से भी वैसा ही करवाया। विंग अपने मन में स्वयं को कोसते हुए बोला, मैंने उसे कहा था कि उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करे, शाम के नाश्ते पर नहीं। युवान मुस्कुराया और किंग की ओर चला गया और उसने कहा, पिताजी। वांगजी उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, छोटे राजकुमार। वांग जोर से हंसा और उसने वांगजी के गर्दन के चारों ओर अपने हाथ को लपेट लिया, जबकि वांगजी ने उसके गालों को चूमा। सभी हैरान थे क्योंकि वांगजी ने वास्तव में अपने किसी भी बच्चे के प्रति इतना स्नेह नहीं व्यक्त किया था। विंग भी उनकी ओर देख रहा था और अपने मन में सोचा, ये अच्छा है अगर किंग युवान के साथ अपने रिश्ते को विकसित करे, लेकिन उन्हें अपने सभी बच्चों के साथ ऐसा करना होगा की ज़रूरत है ताकि ये उनके हाथों ना मरे, क्योंकि नोवेल में ये उल्लेख किया गया था कि वांगजी के अपने बच्चे ने उसके खिलाफ हड़ताल या कहे मौन युद्ध को शुरू कर दिया था। विंग को पहले इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसे वास्तव में वांगजी के लिए काफ़ी बुरा लगा। लेकिन वह यह भी नहीं जानता था कि वह उसके लिए इतना बुरा क्यों महसूस कर रहा है। वांगजी ने युवान को नीचे रखा। युवान जो अपने मन में कह रहा था, मैं पढ़ना नहीं चाहता। युवान ने मन में बातें की और वांगजी को मुंह फुलाए देखा और ऐसा चमत्कार हुआ कि वांगजी को अपने बेटे की व्यथा समझ में आ गई। उसने किताबों की ओर देखा और फिर युवान की ओर देखते हुए कहा, तुमने काफ़ी पढ़ाई कर ली, जाओ 1 मिनट आराम करो। युवान झुका और ये कहते हुए भाग गया, अब मैं जा रहा हूँ पिताजी और आई। भागते हुए युवान की ओर देखा और कहा, डरपोक ब्राट। वांगजी ने अपनी ऊपरी वस्त्र को खोला और विंग से पूछा, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है विंग? विंग अपने आश्चर्य से पूछा, गर्मी? मुझे बहुत ठंड लग रही है किंग। तो वांगजी अपने आप में बोला, फिर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चल मिलते हैं कल। बाय बाय वांगशन फैमिली।